नमस्कार। दुनिया भर में व्यापार को लेकर जो नियम कायदे थे वो जैसे बदल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जो पुरानी बातें थी मुक्त बाजार की, फ्री ट्रेड की, वो अब शायद उतनी काम की नहीं रही। सही कह रहे हैं, आजकल चर्चा का केंद्र कुछ और ही है। हाँ, आजकल हर तरफ औद्योगिक नीति या इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात हो रही है। और खासकर चीन के संदर्भ में। बिल्कुल, चीन का जो आर्थिक मॉडल है उस पर सबकी नजरें हैं। तो आज हम इसी विषय की गहराइयों में उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये जरूरी भी है समझना। हमारे पास कुछ काफी दिलचस्प स्रोत हैं, कुछ रिपोर्ट्स, कुछ विश्लेषण हैं हम्म। जो इस पर रोशनी डालते हैं कि कैसे चीन ने अपनी सरकारी ताकत, हाँ। अपनी जो औद्योगिक योजना है, दूर तक की सोच, और बाजार के इंसेंटिव्स। हाँ, और बाजार को दिए जाने वाले प्रोत्साहन, इन सबको मिलाकर एक एक बिल्कुल अलग तरह का मॉडल खड़ा किया है। एक अनूठा मिश्रण कह सकते हैं इसे। और इसने वैश्विक प्रतिस्पर्धा का, मतलब ग्लोबल कंपटीशन का चेहरा ही बदल दिया, ऐसा लगता है। इसमें कोई शक नहीं, असर तो दिख रहा है। तो आज जो हम ये गहरी पड़ताल कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है? हाँ, क्या जानना चाहते हैं हम? पहली बात तो ये समझना कि चीन का ये जो इतना चर्चित मॉडल है, ये आखिर है क्या, मतलब इसके अंदर क्या क्या है। ठीक है। दूसरी बात, इसका पूरी दुनिया के व्यापार पर, ग्लोबल ट्रेड पर असर क्या पड़ रहा है, अच्छा या बुरा या दोनों। ये जानना भी जरूरी है। तीसरा, और ये शायद सबसे बड़ा सवाल है, कि 21वीं सदी में न्याय संगत व्यापार यानी फेयर ट्रेड का मतलब क्या होना चाहिए। क्या पुरानी परिभाषाएं काफी हैं? ये बहुत अहम सवाल है, परिभाषाएं बदलनी पड़ेंगी शायद। और हाँ, एक और बात, जो विकासशील देश हैं जिन्हें हम ग्लोबल साउथ कहते हैं, हाँ, उनके लिए क्या मायने हैं इसके? उनके लिए इसके क्या निहितार्थ हैं। और ये एक नई चुनौती जो उभर रही है, अति उत्पादन क्षमता यानी ओवर कैपेसिटी। ओवर कैपेसिटी, हाँ, ये शब्द आजकल बहुत सुनने में आ रहा है। ये असल में है क्या भला? चलिए कोशिश करते हैं इसे परत दर परत खोलने की, समझने की। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो स्रोत ये इशारा कर रहे हैं कि चीन का मॉडल किसी पारंपरिक देश जैसा, मतलब एक ट्रेडिशनल नेशन स्टेट जैसा कम, हाँ। और एक बहुत बड़े कॉरपोरेट राष्ट्र या शायद एक विशाल समूह, एक कॉन्ग्लोमरेट जैसा ज्यादा लगता है। कॉरपोरेट राष्ट्र, ये दिलचस्प शब्द है। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा और समझाएंगी? मतलब जैसे कोई बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी काम करती है ना, जिसका एक ही लक्ष्य होता है बाजार पर कब्जा करना, अपना प्रभुत्व बढ़ाना। अच्छा, तो देश एक कंपनी की तरह काम कर रहा है? हाँ, कुछ स्रोत तो यही कह रहे हैं कि ऐसा लगता है इसका इरादा सिर्फ अपने देश की तरक्की करना नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर पर, मतलब पूरी दुनिया में अपना दबदबा कायम करना है, ग्लोबल डोमिनेंस। ये एक महत्वपूर्ण अवलोकन है। अगर ये सच है तो इसके मायने बहुत गहरे हैं। और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उनकी रणनीति क्या है? रणनीति काफी साफ नजर आती है, जैसा स्रोतों में बताया गया है। क्या है वो? देखिए, रणनीति ये लगती है कि अपने उन घरेलू उद्योगों को पहचानो जिनमें तरक्की की संभावना हो। कैसे उद्योग? ऐसे उद्योग जिनमें पैमाने के अर्थव्यवस्था का फायदा उठाया जा सके, यानी आप जितना ज्यादा उत्पादन करेंगे, प्रति यूनिट लागत उतनी कम होती जाएगी। स्केल इकोनॉमीज, ठीक है। और साथ ही जिनमें नेटवर्क प्रभाव हो, मतलब जितने ज्यादा लोग उस चीज या सेवा का इस्तेमाल करेंगे, वो उतनी ही ज्यादा मूल्यवान होती जाएगी, जैसे सोशल मीडिया या ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, तो स्केल और नेटवर्क इफेक्ट्स वाले उद्योग। हाँ, और फिर इन चुने हुए उद्योगों को सरकार भरपूर आर्थिक मदद दे, क्रॉस सब्सिडी करे। क्रॉस सब्सिडी मतलब एक सेक्टर के मुनाफे से दूसरे सेक्टर को घाटे में भी मदद देना, ताकि वो टिका रहे और बढ़ता रहे। अच्छा, और ये मदद कब तक दी जाए? तब तक जब तक वो उद्योग पूरी दुनिया के बाजार पर छा ना जाए, हावी न हो जाए। अरे बाप रे, मतलब पूरी तरह डोमिनेट करने तक। हाँ, स्रोतों का विश्लेषण तो इसी तरफ इशारा करता है। लक्ष्य सिर्फ प्रतिस्पर्धा करना नहीं, बल्कि बाजार पर हावी होना है। और इसके लिए चीन किस तरह के औजार, मतलब क्या क्या तरीके इस्तेमाल कर रहा है? सुना है बहुत कुछ करते हैं वो। हाँ, उनके पास औजारों का पूरा जखीरा है। सबसे पहले तो भारी सब्सिडीज, पैसा देना सीधा। हाँ, सीधी आर्थिक मदद। फिर टैक्स में बड़ी बड़ी छूट, कंपनियों को टैक्स बहुत कम देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता। अच्छा, और बहुत सस्ते कर्ज मिलते हैं बैंकों से, सरकारी बैंकों से, कम ब्याज पर आसानी से। सरकारी खरीद में प्राथमिकता दी जाती है, मतलब सरकार खुद अपनी कंपनियों से ज्यादा माल खरीदती है। यानी एक पक्का ग्राहक मिल गया। बिल्कुल। और यही नहीं, कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर सरकार पैसा खर्च करती है, उनके स्किल डेवलपमेंट पर। अच्छा, ट्रेनिंग भी सरकार कराती है? हाँ, कई मामलों में हाँ। और सबसे बड़ी बात, बुनियादी ढांचे पर जबरदस्त निवेश, सड़कें, बंदरगाह, पावर प्लांट, कम्युनिकेशन नेटवर्क, सब कुछ, ताकि कंपनियों के लिए काम करना आसान हो जाए। बिल्कुल।
लॉजिस्टिक्स सस्ता और तेज हो, तो ये सब मिलकर एक बहुत ताकतवर माहौल बना देता है उन कंपनियों के लिए। इलेक्ट्रिक वाहनों मतलब ईवी सेक्टर का उदाहरण तो कमाल का दिया गया है स्रोतों में। हाँ, वो तो एक क्लासिक केस स्टडी बनता जा रहा है। क्या आंकड़े हैं कुछ? स्रोतों के मुताबिक चीन ने सिर्फ ईवी सेक्टर में 2009 से लेकर 2023 तक लगभग $230 अरब का सरकारी समर्थन दिया है। 230 अरब डॉलर? ये तो बहुत बहुत बड़ी रकम है। हाँ, आप अंदाजा लगा सकती हैं कि इतने पैसे से क्या कुछ नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ सब्सिडी नहीं, इसमें टैक्स छूट, सस्ता लोन, R&D ग्रांट सब शामिल है। और नतीजा आज सबके सामने है। आज दुनिया के 80% से ज्यादा सोलर पैनल कहाँ बन रहे हैं? चीन में। बिल्कुल। ईवी बैटरी की जो पूरी सप्लाई चेन है, लिथियम निकालने से लेकर बैटरी बनाने तक, उस पर चीनी कंपनियों का दबदबा है। BYD, CATL जैसी कंपनियां दुनिया पर राज कर रही हैं सेक्टर में। और वो रेयर अर्थ मेटल्स का क्या, जो बहुत जरूरी होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए? लिथियम और रेयर अर्थ मेटल्स की रिफाइनिंग में भी चीन का प्रभुत्व है। दुनिया का ज्यादातर रिफाइंड माल वहीं से आता है। तो जैसा आपने शुरू में कहा था, ये सिर्फ सामान्य बाजार की होड़ नहीं लगती, ये कुछ और ही है। हाँ, ये राज्य द्वारा निर्देशित एक सोची समझी रणनीति के तहत हासिल की गई औद्योगिक ताकत का प्रदर्शन है। मार्केट कंपटीशन से ज्यादा ये स्टेट डायरेक्टेड इंडस्ट्रियल माइट है। लेकिन रुकिए, कहानी का दूसरा पहलू भी तो देखना जरूरी है। बिल्कुल। चीन का भी तो अपना पक्ष होगा। वो क्या कहते हैं उस बारे में? क्या वो मानते हैं कि वो कुछ गलत कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका तर्क अलग है। वो कहते हैं कि ये कोई आर्थिक दादागिरी या अग्रेशन नहीं है। तो फिर क्या है? वो इसे राज्य संचालित आधुनिकीकरण कहते हैं। मतलब सरकार की मदद से देश को तेजी से आधुनिक बनाना। और वो इसकी तुलना किससे करते हैं? वो कहते हैं कि ये कुछ वैसा ही है जैसा अमेरिका ने किया था। याद कीजिए, इंटरनेट किसने बनाया था शुरू में? वो तो अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट था, डार्पा का। बिल्कुल। GPS किसने बनाया? वो भी अमेरिकी सेना ने। सेमीकंडक्टर चिप्स की शुरुआती रिसर्च में किसका पैसा लगा था? सरकारी एजेंसियों का, NSF वगैरह का। तो चीन का तर्क है कि जब अमेरिका ने अपनी शुरुआती बढ़त बनाने के लिए सरकारी पैसे और एजेंसियों का इस्तेमाल किया तो वो ठीक था, या जैसे यूरोप ने एयरबस को खड़ा करने के लिए, बोइंग के मुकाबले खड़ा करने के लिए सरकारों ने मिलकर पैसा लगाया, मदद की, तो वो भी ठीक था। तो अगर चीन आज वही कर रहा है अपने उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए, तो इसमें गलत क्या है? ये तर्क भी सोचने वाला है। हाँ, उनका पक्ष यही है कि उनकी नीतियां विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के नियमों के दायरे में हैं। वो कहते हैं कि हम कोई नियम नहीं तोड़ रहे हैं। क्या वो वाकई WTO अनुरूप हैं? चीन का तो यही दावा है। उनका वाणिज्य मंत्रालय लगातार यही कहता है कि हमारी सब्सिडियां नियमों का उल्लंघन नहीं करती, और वो ये भी कहते हैं कि हमारी कंपनियों की सफलता का राज सिर्फ सब्सिडी नहीं है। तो फिर क्या है? उनकी अपनी काबिलियत, उनकी मेहनत, उनका इनोवेशन, उनकी कुशलता, ये सब भी तो है। वो कहते हैं कि हमारी कंपनियां ग्लोबल मार्केट में इसलिए सफल हैं क्योंकि वो अच्छी हैं, कॉम्पिटिटिव हैं। और वो इतिहास का हवाला भी देते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि इतिहास उठाकर देख लीजिए, हर औद्योगिक क्रांति में, चाहे वो 18वीं 19वीं सदी में ब्रिटेन की हो या 20वीं सदी में अमेरिका या जर्मनी या जापान की, हर जगह सरकार की भूमिका रही है। सार्वजनिक निवेश, सरकारी नीतियां, इन्होंने हमेशा एक अहम किरदार निभाया है। तो हम कुछ अलग थोड़ी कर रहे हैं। ये बात तो सही है कि औद्योगिक नीति कोई नई चीज नहीं है। इतिहास में इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। बिल्कुल। तो चीन का तर्क है कि हम बस उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस पर आज के विकसित देश कभी चले थे। फिर भी जो आलोचक हैं वो इस तर्क को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते। हाँ, उनकी चिंताएं दूसरी हैं। वो क्या कहते हैं? उनकी मुख्य आपत्ति क्या है? आलोचकों का कहना है कि ठीक है, हर देश को विकास करने का हक है और औद्योगिक नीति उसका एक जरिया हो सकती है, लेकिन चीन की मंशा वो सिर्फ राष्ट्रीय विकास तक सीमित नहीं लगती। तो फिर क्या है मंशा उनके हिसाब से? उनके हिसाब से असली लक्ष्य वैश्विक प्रभुत्व, ग्लोबल डोमिनेंस हासिल करना है, पूरी दुनिया पर छा जाना। और इसका सबूत क्या है? सबूत वो देखते हैं उस अतिरिक्त क्षमता, एक्सेस कैपेसिटी में, जो चीन के उद्योग पैदा कर रहे हैं सब्सिडी की मदद से। अच्छा, मतलब जरूरत से ज्यादा माल बना रहे हैं। हाँ, और जब ये जरूरत से ज्यादा माल, जो सब्सिडी के कारण सस्ता भी होता है, दूसरे देशों के बाजारों में पहुंचता है, तो वो वहां के स्थानीय उद्योगों के लिए मुश्किलें खड़ी करता है। वो प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते और उन देशों की चीन पर निर्भरता बढ़ जाती है। बिल्कुल। वो देश उन चीजों के लिए चीन पर निर्भर हो जाते हैं, चाहे वो सोलर पैनल हो या बैटरी या कुछ और। तो ये सिर्फ व्यापार नहीं,
ये एक तरह की रणनीतिक निर्भरता, स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंसी बन जाती है। और यहाँ पर ये प्रभुत्व या डोमिनेंस शब्द बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ, ये शब्द काफी मायने रखता है। देखिए, शायद इसे पूरी तरह एकाधिकार या मोनोपोली कहना अभी जल्दबाजी होगी। क्यों? क्योंकि थोड़ी बहुत प्रतिस्पर्धा तो अभी भी है। दूसरे देश भी सोलर पैनल या बैटरी बना रहे हैं, लेकिन जब किसी एक देश की हिस्सेदारी सोलर पैनल जैसे अहम क्षेत्र में 70%, 80% या उससे भी ज्यादा हो जाए, या ईवी बैटरी सप्लाई चेन पर किसी एक देश का लगभग पूरा नियंत्रण हो, तो उसे आप क्या कहेंगे? प्रभुत्व नहीं तो और क्या है? हाँ, 70-80% हिस्सेदारी तो प्रभुत्व के बहुत करीब है। ये सिर्फ लीडरशिप नहीं है। सही बात। और एक और दिलचस्प बात स्रोतों में सामने आई है। IMF का एक हालिया अध्ययन है, शायद 2025 का अनुमान है उसमें। हाँ, IMF क्या कहता है? वो अध्ययन ये इशारा करता है कि इस तरह की जो बहुत ज्यादा केंद्रित औद्योगिक नीतियां होती हैं, जहां सरकार तय करती है कि किन सेक्टर में पैसा लगाना है, उनसे शायद संसाधनों का उतना कुशल आवंटन, एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो पाता जितना मुक्त बाजार में होता। मतलब संसाधनों की बर्बादी होती है? बर्बादी कहना शायद ठीक ना हो, लेकिन शायद उतना अच्छा इस्तेमाल नहीं हो पाता जितना हो सकता था। और इसका नतीजा ये होता है कि अर्थव्यवस्था की कुल उत्पादकता, जिसे टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी या TFP कहते हैं, TFP, हाँ, उसमें थोड़ी कमी आ सकती है। IMF का अनुमान है कि ये कमी लगभग 1.2% तक हो सकती है। अच्छा, तो चीन की अपनी अर्थव्यवस्था के लिए भी ये पूरी तरह फायदेमंद नहीं है? शायद नहीं, अगर सिर्फ शुद्ध आर्थिक कुशलता के नजरिए से देखें। लेकिन ऐसा लगता है कि बीजिंग, मतलब चीन की सरकार, शायद इस कीमत को चुकाने के लिए तैयार है। किस लिए? नियंत्रण पाने के लिए, रणनीतिक क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण मजबूत करने के लिए। उनके लिए शायद कुशलता से ज्यादा जरूरी नियंत्रण है। हाँ, ये तो एक अलग ही प्राथमिकता है, नियंत्रण बनाम कुशलता। बिल्कुल। ये बातचीत हमें एक बहुत बड़ी और आजकल काफी चर्चा में रहने वाली समस्या पर लाती है, ओवर कैपेसिटी। हाँ, ओवर कैपेसिटी, जरूरत से ज्यादा उत्पादन क्षमता। स्रोत तो इसे नया डंपिंग तक कह रहे हैं। हाँ, ये तुलना की जा रही है। पहले डंपिंग का मतलब होता था कि कोई कंपनी अपना माल लागत से भी कम कीमत पर दूसरे देश में बेच रही है ताकि वहां के कंपटीशन को खत्म कर सके। हाँ, वो क्लासिक डंपिंग थी। तो ये ओवर कैपेसिटी उससे भी आगे की बात है क्या? ये नया डंपिंग कैसे है? सही पकड़ा आपने, ये उससे अलग और शायद ज्यादा जटिल है। ओवर कैपेसिटी तब होती है जब किसी उद्योग की उत्पादन करने की कुल क्षमता, उसकी अपनी घरेलू मांग, मतलब देश के अंदर जितनी जरूरत है, और यहाँ तक कि पूरी दुनिया की कुल मांग से भी कहीं ज्यादा हो जाती है। मतलब जितना माल बन सकता है उतनी जरूरत ही नहीं है, ना देश में ना दुनिया में। बिल्कुल। ये सिर्फ सस्ता माल बेचने की बात नहीं है, ये एक तरह से तर्क से परे उत्पादन है। प्रोडक्शन बियॉन्ड रीजन, ये क्या मतलब हुआ? मतलब आप क्षमता बढ़ाते जा रहे हैं, फैक्ट्रियां लगाते जा रहे हैं, भले ही आपको पता हो कि इतनी मांग है ही नहीं। लक्ष्य सिर्फ क्षमता बढ़ाना बन जाता है, बाजार की हकीकत से परे जाकर। लेकिन ऐसा क्यों करेगा कोई? इसका क्या फायदा? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक तो वही सब्सिडी और सरकारी समर्थन। जब सरकार पैसा दे रही है, सस्ता लोन दे रही है, तो कंपनियां क्षमता बढ़ाने में हिचकिचाती नहीं। दूसरा, शायद भविष्य की मांग का अंदाजा लगाकर वो अभी से तैयारी कर रहे हों। तीसरा, ये भी एक तरीका हो सकता है वैश्विक बाजार पर कब्जा करने का। इतनी ज्यादा क्षमता बना लो कि कोई और उस सेक्टर में घुसने की सोच भी न सके। अच्छा, एंट्री बैरियर खड़ा करना। हाँ, एक तरह से। और जो आंकड़े आ रहे हैं ईवी, सोलर पैनल, बैटरी जैसे सेक्टर में, वो तो वाकई हैरान करने वाले हैं। क्या आंकड़े हैं? कुछ उदाहरण है स्रोतों? हाँ, जैसे एक स्रोत बताता है कि चीन की ईवी बनाने की जो सालाना क्षमता है वो शायद 1.5 करोड़ गाड़ियों तक पहुंच सकती है या पहुंच गई है। 1.5 करोड़ गाड़ियां एक साल में? हाँ, जबकि चीन की अपनी घरेलू मांग, मतलब देश के अंदर बिक्री, शायद 80 लाख गाड़ियों के आसपास है। तो लगभग दोगुनी क्षमता है जरूरत से। करीब करीब। और सोलर पैनल का तो और भी बुरा हाल बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि चीन जितनी सोलर पैनल बनाने की क्षमता रखता है, वो पूरी दुनिया में जितनी सोलर पैनल इंस्टॉल हो रही हैं उससे 2 गुनी है। 2 गुनी? मतलब
आधे पैनल तो बिकेंगे ही नहीं। मांग और पूर्ति में जबरदस्त असंतुलन है, यही ओवर कैपेसिटी है। और जो पारंपरिक व्यापारिक हथियार थे जिनका इस्तेमाल देश डंपिंग से लड़ने के लिए करते थे, जैसे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाना, हाँ, या काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाना सब्सिडी के खिलाफ, वो यहाँ क्यों बेअसर साबित हो रहे हैं? वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं? वो इसलिए पूरी तरह काम नहीं कर पा रहे क्योंकि ये समस्या किसी एक दो कंपनी की बदमाशी की नहीं है। ये एक प्रणालीगत सिस्टेमिक मुद्दा है। प्रणालीगत मतलब ये पूरे सिस्टम का हिस्सा है। इसे राज्य का समर्थन हासिल है। ये एक सोची समझी औद्योगिक नीति का नतीजा है। तो आप एक दो कंपनी पर ड्यूटी लगाकर इसे रोक नहीं सकते। अच्छा। और दूसरी बात, जैसा हमने पहले भी कहा, अगर मान लीजिए अमेरिका या यूरोप चीन से आने वाले सोलर पैनल या ईवी पर भारी टैरिफ लगा भी देते हैं, तो क्या होगा? तो वो जो अतिरिक्त माल है, जो ओवर कैपेसिटी है, वो खत्म थोड़ी हो जाएगी। वो बस अपना रास्ता बदल लेगी। कहाँ जाएगी वो? वो उन बाजारों में जाएगी जहां टैरिफ कम है या नहीं है, जैसे अफ्रीका के देश, लैटिन अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया। अच्छा, तो प्रॉब्लम बस शिफ्ट हो जाएगी। बिल्कुल। समस्या जड़ से खत्म नहीं होती, वो बस अपनी जगह बदल लेती है। ये पानी के गुब्बारे को एक तरफ से दबाने जैसा है, वो दूसरी तरफ से फूल जाता है। टैरिफ सिर्फ लक्षण का इलाज करते हैं, बीमारी का नहीं। तो ये तो बड़ी जटिल स्थिति है। बहुत जटिल। और इसे कुछ विश्लेषक हरित विरोधाभास या ग्रीन पैराडॉक्स भी कह रहे हैं। हरित विरोधाभास, ये क्या है? विरोधाभास इसलिए कि इरादा नेक था। जलवायु परिवर्तन से लड़ना है तो हमें हरित तकनीकें जैसे सोलर पैनल, विंड टर्बाइन्स, ईवी, इनको सस्ता और सुलभ बनाना होगा। हाँ, ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात है। और चीन ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई भी है, इन चीजों को सस्ता करने में, अपनी विशाल उत्पादन क्षमता से। लेकिन अनजाने में या शायद जानबूझकर इसका नतीजा एक वैश्विक आपूर्ति झटके, ग्लोबल सप्लाई शॉक के रूप में सामने आया। सप्लाई शॉक? हाँ, मतलब अचानक इतनी ज्यादा सप्लाई आ गई कि उसने दुनिया भर के बाजारों को हिला दिया। स्थानीय निर्माता मुकाबला नहीं कर पाए, कई बंद हो गए, और अब एक तरह की निर्भरता बन गई है। तो अच्छा इरादा एक अनपेक्षित नकारात्मक परिणाम में बदल गया। यही विरोधाभास है। तो इसका समाधान क्या है? अगर पारंपरिक टैरिफ काम नहीं कर रहे हैं, तो हमें पारंपरिक उपायों से आगे सोचना होगा। सिर्फ अपने दरवाजे बंद कर लेना हल नहीं है। तो क्या सुझाव दिया जा रहा है? स्रोतों में एक बहुत दिलचस्प सुझाव है, एक वैश्विक ओवर कैपेसिटी वेधशाला बनाने का। ये क्या चीज होगी? ये एक तरह की अंतर्राष्ट्रीय निगरानी प्रणाली होगी। इसका काम होगा दुनिया भर में, खासकर महत्वपूर्ण उद्योगों में, उत्पादन क्षमता और मांग के आंकड़ों पर नजर रखना। डेटा इकट्ठा करना। हाँ, डेटा इकट्ठा करना, उसका विश्लेषण करना और पारदर्शिता लाना, ताकि सबको पता चले कि कहाँ किस सेक्टर में कितनी ओवर कैपेसिटी बन रही है। और इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि समस्या के बहुत ज्यादा गंभीर होने से पहले ही चेतावनी मिल जाएगी, अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह। अच्छा, मतलब पहले ही पता चल जाएगा कि यहाँ गड़बड़ हो रही है। हाँ, और फिर देश आपस में बैठकर बातचीत कर सकते हैं, समन्वय बना सकते हैं, ताकि स्थिति और न बिगड़े। ये टकराव के बजाय सहयोग का रास्ता होगा, पारदर्शिता और डेटा पर आधारित। ये तो काफी रचनात्मक सुझाव लगता है, लेकिन क्या देश इसके लिए तैयार होंगे, खासकर चीन? ये बड़ा सवाल है। इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत होगी, लेकिन शायद यही एक रास्ता है इस प्रणालीगत समस्या से निपटने का। चलिए, अब इस पूरी तस्वीर में ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की स्थिति को देखते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो इस पूरी उथल-पुथल में कहाँ खड़े हैं? स्रोत बताते हैं कि उनके लिए एक असेंबली ट्रैप का खतरा है। ये क्या मतलब है असेंबली ट्रैप? सुनने में अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, ये एक चिंताजनक स्थिति है। असेंबली ट्रैप का मतलब है कि ये देश वैश्विक सप्लाई चेन का हिस्सा तो बन जाते हैं, जो कि अच्छी बात होनी चाहिए। हाँ, ऊपर से देखने पर अच्छी बात लगती है कि उन्हें निवेश मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, लेकिन वो सप्लाई चेन के किस हिस्से में है, ये महत्वपूर्ण है। किस हिस्से में होते हैं वो? अक्सर वो सिर्फ आखिरी पड़ाव पर होते हैं, जहां सबसे कम मूल्य जुड़ता है, लो वैल्यू एडिशन। जैसे बाहर से सारे पुर्जे आए और उन्होंने सिर्फ उनको जोड़कर असेंबल करके सामान तैयार कर दिया। अच्छा, मतलब असली दिमाग, असली तकनीक, डिजाइन, ब्रांडिंग, वो सब कहीं और है। सस्ते मजदूरों का हब बनकर रह जाते हैं। वो तकनीक सीखते नहीं, अपनी क्षमता विकसित नहीं कर पाते। इसी को असेंबली ट्रैप कहते हैं। आप फंस गए सिर्फ जोड़ने के काम में। तो इस जाल से निकलने के लिए या इसमें ना फंसने के लिए उनके पास क्या रास्ते हैं? स्रोत क्या बताते हैं? स्रोतों के अनुसार उनके सामने मोटे तौर पर 3 रास्ते नजर आते हैं, या शायद इन तीनों का मिश्रण।
क्या है वो 3 रास्ते? पहला क्या है? पहला रास्ता है चीन के साथ साझेदारी करना, उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या दूसरे निवेशों का फायदा उठाना। इसके फायदे और नुकसान क्या है? फायदे साफ है, चीन से बड़ी मात्रा में पूंजी मिल सकती है जो उनके पास नहीं है। नई तकनीक तक पहुंच बन सकती है। बंदरगाह, सड़कें, रेलवे जैसा बुनियादी ढांचा सुधर सकता है। उदाहरण है कुछ इसके? हाँ, जैसे इंडोनेशिया में निकल प्रोसेसिंग के प्लांट लगे हैं चीन की मदद से, या इथियोपिया में बड़े बड़े औद्योगिक पार्क बने हैं। इससे विकास को गति मिलती है। लेकिन जोखिम क्या है? जोखिम भी कम नहीं है। सबसे बड़ा जोखिम है चीन पर बहुत ज्यादा निर्भरता बढ़ जाना, आर्थिक और राजनीतिक दोनों तरह की। कर्ज का जाल, जिसे डेट ट्रैप कहते हैं। हाँ, वो भी एक चिंता है। दूसरा, स्थानीय कंपनियों को शायद उतना फायदा ना मिले, वो प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाए। और तीसरा, जो बहुत अहम है, अक्सर ये देखा गया है कि तकनीक का असल हस्तांतरण, रियल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होता। मतलब वो हमें बनाना सिखाते नहीं, बस अपना सामान बेचते हैं। हाँ, या फिर बस बुनियादी काम करवाते हैं, असली नो हाउ अपने पास रखते हैं। इससे स्थानीय स्तर पर क्षमता का विकास, लोकल कैपेसिटी बिल्डिंग रुक जाता है। तो साझेदारी करनी है, लेकिन शर्तों के साथ। ठीक है, ये हुआ पहला रास्ता, साझेदारी। दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता है प्रतिस्पर्धा करना, चीन से या दूसरे बड़े खिलाड़ियों से मुकाबला करना। लेकिन ये तो बहुत मुश्किल लगता होगा। चीन के इतने बड़े पैमाने, इतनी सरकारी मदद के सामने छोटे विकासशील देश कैसे टिकेंगे? मुश्किल जरूर है, बेहद मुश्किल, पर शायद नामुमकिन नहीं अगर स्मार्ट तरीके अपनाए जाएं। क्या स्मार्ट तरीके हो सकते हैं? स्रोतों में कुछ रणनीतियां सुझाई गई हैं। एक, किसी ऐसे खास क्षेत्र या नीश में महारत हासिल करना जहां चीन का दबदबा कम हो, या जहां आकार से ज्यादा इनोवेशन, क्वालिटी या कस्टमाइजेशन मायने रखता हो। जैसे कोई खास तरह का सॉफ्टवेयर बनाना, या मेडिकल उपकरणों का कोई पुर्जा बनाना, या फिर ऑर्गेनिक खेती या उससे जुड़ी तकनीक में आगे बढ़ना। मतलब बड़े तालाब की छोटी मछली बनने के बजाय छोटे तालाब की बड़ी मछली बनना। नीश स्पेशलाइजेशन, ठीक है। और दूसरा, क्षेत्रीय सहयोग, रीजनल कोऑपरेशन को मजबूत करना। अकेले लड़ना मुश्किल है, तो पड़ोसियों के साथ मिलकर एक ताकत बनना। इसका कोई उदाहरण? जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देश आसियान के सदस्य, वो मिलकर एक ईवी कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पूरी सप्लाई चेन इस क्षेत्र में विकसित हो सके। या अफ्रीकी देश आपसी व्यापार बढ़ाने के लिए अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया को सफल बनाने में लगे हैं। मिलकर वो ज्यादा मोल भाव कर सकते हैं, बड़ा बाजार बना सकते हैं। ये भी सही है। और तीसरा तरीका प्रतिस्पर्धा में। तीसरा है जिसे रणनीतिक राज्य कला कहा गया है। ये क्या होता है? इसका मतलब है कि जब आपके देश में विदेशी निवेश आ रहा हो, चाहे चीन से या कहीं और से, तो आप चुपचाप सब स्वीकार ना करें। आप अपनी शर्तें रखें। कैसी शर्तें? ऐसी शर्तें कि निवेश के साथ साथ तकनीक का हस्तांतरण भी हो, स्थानीय लोगों को ट्रेनिंग दी जाए, रिसर्च और डेवलपमेंट R&D पर खर्च देश के अंदर हो, उत्पादन में स्थानीय कंपनियों की भागीदारी हो। मतलब आप सिर्फ पैसा नहीं ले रहे, आप क्षमता का निर्माण भी करवा रहे हैं। इसके लिए सरकार को मजबूत और समझदार होना पड़ेगा। ये तो हुए साझेदारी और प्रतिस्पर्धा। तीसरा रास्ता क्या बताया गया है? तीसरा रास्ता शायद सबसे महत्वाकांक्षी है और शायद सबसे टिकाऊ भी। वो है सह-निर्माण, यानी को-क्रिएशन का। सह-निर्माण, ये साझेदारी से कैसे अलग है? साझेदारी में आप अक्सर एक जूनियर पार्टनर होते हैं। सह-निर्माण का मतलब है बराबरी के स्तर पर मिलकर कुछ नया बनाना। लक्ष्य सिर्फ कच्चा माल बेचना या पुर्जे जोड़ना नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए लक्ष्य? लक्ष्य होना चाहिए तकनीक और बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, IP को मिलकर विकसित करना, साथ में रिसर्च करना, साथ में डिजाइन करना, साथ में ब्रांड बनाना। मतलब वैल्यू चेन में नीचे से ऊपर उठना। बिल्कुल। इसके लिए कई कदम उठाने होंगे। स्थानीय स्तर पर मूल्यवर्धन, लोकल वैल्यू एडिशन पर जोर देना होगा। मतलब अपने कच्चे माल को सिर्फ बेचना नहीं, उसे प्रोसेस करके उसमें कुछ वैल्यू जोड़कर बेचना। और बढ़ाना होगा, खासकर भविष्य की तकनीकों में, जैसे AI, बायोटेक, ग्रीन एनर्जी। हाँ, और एक और बहुत जरूरी चीज है डिजिटल पब्लिक गुड्स बनाना। ये क्या होता है? ये एक तरह का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो सबके लिए खुला हो। जैसे भारत ने UPI बनाया पेमेंट के लिए, या आधार बनाया पहचान के लिए। इस तरह के ओपन डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर विकासशील देशों को इनोवेशन करने में बहुत मदद कर सकते हैं।
वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से नई सेवाएं और प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो सहनिर्माण का मतलब है अपनी क्षमताएं विकसित करना और फिर दूसरों के साथ बराबरी पर सहयोग करना। हाँ, यही इसका सार है। ये सबसे मुश्किल रास्ता है, इसमें समय लगेगा, लेकिन शायद लॉन्ग टर्म में यही सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। ये बात भी दिलचस्प है कि ग्लोबल साउथ के पास अपनी कुछ ताकतें भी हैं, कुछ लीवरेज है जिसका वो इस्तेमाल कर सकता है इस नई दुनिया में। बिल्कुल है। उन्हें सिर्फ पीड़ित की तरह नहीं देखना चाहिए, उनके पास बहुत कुछ है। जैसे कि सबसे पहले तो खनिज संसाधन। भविष्य की कई हरित और डिजिटल तकनीकों के लिए जो खनिज चाहिए, जैसे कोबाल्ट, लिथियम, कॉपर, निकल, रेयर अर्थ्स, उनका बड़ा भंडार ग्लोबल साउथ के देशों में है। तो वो इसकी कीमत वसूल कर सकते हैं। हाँ, वो सिर्फ कच्चा माल सस्ते में बेचने के बजाय बेहतर शर्तें तय कर सकते हैं, जैसे कि प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग भी उनके ही देश में हो, ताकि वैल्यू एडिशन हो और रोजगार मिले। और क्या ताकत है उनके पास? दूसरी बड़ी ताकत है उनकी युवा आबादी, डेमोग्राफिक डिविडेंड। दुनिया के कई विकसित देश बूढ़े हो रहे हैं, जबकि अफ्रीका और एशिया के कई देशों में युवा आबादी बहुत ज्यादा है। अगर इन्हें सही शिक्षा और कौशल दिया जाए तो ये भविष्य के वर्कफोर्स और इनोवेटर्स बन सकते हैं। क्लीन हाइड्रोजन जैसी चीजों के निर्यातक भी बन सकते हैं। तो उनके पास बार्गेनिंग चिप्स हैं। बिल्कुल, जरूरत है इन ताकतों को पहचानने और उनका रणनीतिक रूप से इस्तेमाल करने की। स्रोतों में एक बहुत ही रोचक सुझाव दिया गया है, विकास खंड या डेवलपमेंट क्लॉज का। ये क्या है? हाँ, ये एक बहुत भी प्रोग्रेसिव आइडिया लगता है। इसका मतलब है कि भविष्य में जो भी नए व्यापार समझौते हों या निवेश के नियम बने, हाँ, उनमें एक ऐसी शर्त, एक क्लॉज जोड़ा जाए। क्या शर्त? शर्त ये हो कि अगर कोई देश या कोई कंपनी किसी खास तकनीक या उद्योग में वैश्विक प्रभुत्व, ग्लोबल डोमिनेंस हासिल कर लेती है, मतलब मान लीजिए 70-80% मार्केट शेयर पा लेती है, तो उसकी ये जिम्मेदारी बनेगी कि वो उस तकनीक को अपने विकासशील साझेदार देशों के साथ एक उचित तरीके से साझा करे, उनमें सहनिवेश करे, उनके लोगों को ट्रेनिंग दे। अच्छा, मतलब अगर आप बहुत ज्यादा सफल हो गए तो आपको अपनी सफलता को दूसरों के साथ बांटना होगा। हाँ, एक तरह से ये एकाधिकार को रोकने और विकास के फायदों को ज्यादा बराबरी से बांटने का एक तरीका हो सकता है। ये सुनिश्चित करेगा कि कोई एक देश सारी तकनीक और सारा फायदा लेकर ना बैठ जाए। ये तो बड़ा रेडिकल आइडिया लगता है। क्या ऐसा हो सकता है असलियत में? मुश्किल है, क्योंकि ताकतवर देश या कंपनियां आसानी से इसके लिए राजी नहीं होंगी, लेकिन ये सोचने की दिशा तो देता है कि कैसे हम भविष्य के व्यापार को ज्यादा न्यायसंगत बना सकते हैं। तो अब हम घूम फिर कर उसी बड़े सवाल पर आ गए हैं, जब औद्योगिक नीति ही नया नियम बन गई है, जब हर देश अपने उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी मदद का इस्तेमाल कर रहा है या करना चाहता है, हाँ। तो फिर न्यायसंगत व्यापार या फेयर ट्रेड कैसा दिखना चाहिए? क्योंकि लगता है पुराने नियम कायदे जो मुक्त बाजार के दौर में बने थे, जब माना जाता था कि सरकार को दखल नहीं देना चाहिए, वो नियम अब नाकाफी हैं। वो इस नई हकीकत का सामना नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल। तो स्रोत एक नए सिद्धांत की बात करते हैं, फेयर बाय डिजाइन। हाँ, डिजाइन द्वारा निष्पक्षता। इसका क्या मतलब है? मतलब निष्पक्षता को सिस्टम में ही बनाना है, वो अपने आप नहीं आएगी? बिल्कुल, यही मतलब है। पहले हम मानते थे कि अगर सब नियमों का पालन करेंगे, टैरिफ कम रखेंगे, तो व्यापार अपने आप निष्पक्ष हो जाएगा। लेकिन अब दिख रहा है कि ऐसा नहीं होता। सब्सिडी, ओवर कैपेसिटी, टेक्नोलॉजी पर नियंत्रण, ये सब चीजें खेल को बिगाड़ सकती हैं। तो फेयर बाय डिजाइन का मतलब है कि हमें जानबूझकर ऐसे नियम और ऐसी संस्थाएं बनानी होंगी जो निष्पक्षता सुनिश्चित करें। हाँ, और इसी सोच के आधार पर स्रोत एक 10 सूत्रीय चार्टर का खाका पेश करते हैं, एक तरह का ब्लूप्रिंट कि भविष्य की व्यापार व्यवस्था कैसी हो सकती है। ये 10 सूत्र क्या हैं? क्या हम इन पर थोड़ी बात कर सकते हैं? हाँ, जरूर। इन्हें एक लिस्ट की तरह रटने के बजाय इनके पीछे के सिद्धांतों को समझना ज्यादा जरूरी है। मोटे तौर पर इन्हें कुछ समूहों में बांट सकते हैं। ठीक है। पहला समूह क्या होगा? पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण समूह है पारदर्शिता और सब्सिडी के नियमों से जुड़ा हुआ। इसमें क्या क्या आता है? पहला सूत्र है पारदर्शिता। पूरी पारदर्शिता। प्रस्ताव है कि हर तरह की सरकारी मदद, चाहे वो सीधी सब्सिडी हो, टैक्स में छूट हो, सस्ता कर्ज हो, सरकारी खरीद हो, कुछ भी हो, हाँ, उसका पूरी तरह से खुलासा होना चाहिए। मैंडेटरी डिस्क्लोजर। शायद एक सार्वजनिक रियल टाइम रजिस्ट्री बनाई जाए जहां ये सारी जानकारी उपलब्ध हो। सबको पता हो कि कौन सी सरकार किस उद्योग को कितनी और कैसे मदद दे रही है। बिल्कुल, अंधेरे में तीर चलाने के बजाय सबको पता हो कि मैदान कैसा है।
इससे भरोसा बढ़ेगा और जवाबदेही तय होगी। और सब्सिडी के नियमों के बारे में क्या? दूसरा सूत्र है सब्सिडी के नियमों को बदलना। अभी के नियम बहुत पुराने और धुंधले हैं। हमें साफ तौर पर फर्क करना होगा। कैसा फर्क? ऐसी सब्सिडी जो सच में नए इनोवेशन, नई तकनीक या बुनियादी रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च को बढ़ावा दे रही है, जो समाज के लिए अच्छी है। और ऐसी सब्सिडी जो सिर्फ निर्यात बढ़ाने, बाजार बिगाड़ने, मार्केट डिस्टॉर्टिंग या अपनी अक्षम कंपनियों को जिंदा रखने के लिए दी जा रही है। तो अच्छी सब्सिडी और बुरी सब्सिडी में फर्क करना होगा। हाँ, और बुरी सब्सिडी पर रोक लगनी चाहिए या कम से कम उन पर कड़े नियम होने चाहिए। और ये भी जरूरी है, तीसरा सूत्र कह सकते हैं इसे, कि सब्सिडियों पर एक समापन खंड या सनसेट क्लॉज लगे। सनसेट क्लॉज मतलब वो सब्सिडी हमेशा के लिए ना हो। एक तय समय के बाद उसकी समीक्षा हो और अगर जरूरत ना हो तो उसे खत्म कर दिया जाए, वरना वो हमेशा चलती रहती हैं और बोझ बन जाती हैं। ठीक है, तो पारदर्शिता, सब्सिडी के नए नियम और सनसेट क्लॉज, ये हुआ पहला समूह। अगला क्या है? अगला समूह है ओवर कैपेसिटी और बाजार पहुंच से जुड़ा हुआ। हाँ, वो ओवर कैपेसिटी वाली समस्या जिसका हमने काफी जिक्र किया, उसके लिए क्या सुझाव है स्टार्टिंग में? चौथा सूत्र है ओवर कैपेसिटी का प्रबंधन। इसके लिए वही सुझाव है, एक वैश्विक निगरानी और पूर्व चेतावनी प्रणाली, ग्लोबल मॉनिटरिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाना, जैसे वो ओवर कैपेसिटी वेधशाला की बात हुई थी, ताकि समस्या बढ़ने से पहले पता चले और बातचीत हो सके। हाँ, डेटा के आधार पर पता चले कि कहाँ क्षमता जरूरत से ज्यादा हो रही है और फिर संबंधित देश मिलकर उसका समाधान निकालें, टकराव से बचें। और बाजार पहुंच के बारे में? पांचवा सूत्र है पारस्परिकता यानी रेसिप्रोसिटी का। ये बहुत बुनियादी सिद्धांत है। मतलब बाजार तक पहुंच के मामले में बराबरी होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है व्यवहार में? मतलब अगर देश ए की कंपनियां देश बी के बाजार में आसानी से जाकर अपना माल बेच सकती हैं, वहां निवेश कर सकती हैं, तो देश बी की कंपनियों को भी देश ए के बाजार में वैसी ही खुली पहुंच मिलनी चाहिए। ये लेन देन बराबरी का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक देश का बाजार तो सबके लिए खुला हो और दूसरा अपने बाजार को तरह तरह के नियमों से बंद रखे। ये तो काफी तार्किक लगता है। फेयर प्ले। बिल्कुल। अब ग्लोबल साउथ के हितों का क्या? इस नए डिजाइन में उनका ध्यान कैसे रखा जाएगा? क्या उनके लिए भी कुछ है? हाँ, बिल्कुल है। अगला समूह इसी से जुड़ा है, समावेशन और तकनीक। समावेशन माने इंक्लूसिविटी। हाँ, छठा सूत्र यही है, समावेशन। विकासशील देशों को सिर्फ असेंबली लाइन वर्कर बनाकर नहीं रखना है, उन्हें ग्लोबल वैल्यू चेन में ऊपर उठने में मदद करनी होगी। कैसे? सहनिवेश, को इन्वेस्टमेंट, तकनीक साझेदारी, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स, क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग, इन सबको बढ़ावा देना होगा। वो जो डेवलपमेंट क्लॉज का विचार था ना, हाँ, कि सफल देश तकनीक साझा करें, वो इसी समावेशन के सिद्धांत का हिस्सा है कि विकास का फायदा सब तक पहुंचे। और तकनीक के बारे में क्या नियम हो? आजकल टेक्नोलॉजी पर झगड़े बहुत हो रहे हैं। हाँ, तो सातवां सूत्र तकनीक से जुड़ा है। इसमें दो बातें हैं। पहली, किसी भी देश पर तकनीक हस्तांतरण के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए, जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। ये कंपनियों का अपना फैसला होना चाहिए। लेकिन फिर विकासशील देशों को तकनीक कैसे मिलेगी? यहीं पर दूसरी बात आती है। हमें तकनीकी एकाधिकार को रोकना होगा और इसका एक तरीका है खुले मानकों को प्रोत्साहित करना। ओपन स्टैंडर्ड्स जैसे इंटरनेट के स्टैंडर्ड्स ओपन है, तभी इतनी सारी कंपनियां उस पर इनोवेशन कर पाई। अगर टेक्नोलॉजी के मानक खुले होंगे तो कोई एक कंपनी या देश उसे पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाएगा और सभी को, खासकर छोटे देशों और कंपनियों को, इनोवेशन करने और उसका फायदा उठाने का मौका मिलेगा। अच्छा, तो तकनीक पर जबरदस्ती नहीं, पर खुलापन जरूरी है। हाँ, और क्या मुद्दे हैं इस चार्टर में? जलवायु परिवर्तन और डेटा जैसे नए जमाने के मुद्दे भी शामिल हैं। हाँ, बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। आठवां सूत्र जलवायु छूट, क्लाइमेट कार्व आउट का है। ये क्या है? इसका मतलब है कि अगर कोई देश जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए वाकई कोई गंभीर नीति बनाता है या उसके लिए कोई सब्सिडी देता है, जैसे ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना, हाँ, तो उसे सीधे तौर पर व्यापार संरक्षणवाद, ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म नहीं माना जाना चाहिए। क्योंकि एक वैश्विक जरूरत है तो उसके लिए नियमों में थोड़ी छूट होनी चाहिए। लेकिन फिर तो कोई भी देश जलवायु के नाम पर सब्सिडी देकर अपने उद्योगों को फायदा पहुंचा सकता है। इसका दुरुपयोग हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। इसीलिए इस छूट के साथ भी शर्तें जुड़ी होंगी, जैसे पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए कि ये मदद क्यों और कैसे दी जा रही है। इसकी एक समय सीमा होनी चाहिए और ये वाकई पर्यावरण के लिए जरूरी होनी चाहिए, न कि सिर्फ बहाना। ठीक है।
और सरकारी कंपनियों का क्या? चीन में तो बहुत बड़ी-बड़ी सरकारी कंपनियां हैं। हाँ, तो 9वां सूत्र है सरकारी कंपनियों यानी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की पारदर्शिता। उनके लिए क्या नियम हो? नियम ये हो कि अगर वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काम कर रही हैं, दूसरी निजी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, हाँ, तो उनके लिए भी वही नियम लागू होने चाहिए जो निजी कंपनियों के लिए हैं। खासकर उनके खाते, अकाउंट्स, उनका ऑडिट, उनकी गवर्नेंस, ये सब पारदर्शी और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से होने चाहिए। उन्हें कोई छिपा हुआ सरकारी फायदा नहीं मिलना चाहिए जिससे प्रतिस्पर्धा बिगड़े। लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। हम बराबरी का मुकाबला। बिल्कुल। और अगर कोई विवाद हो जाए इन सब नियमों को लेकर, WTO का जो पुराना विवाद निपटान सिस्टम था वो तो लगभग ठप पड़ा है। हाँ, ये एक बड़ी समस्या है। इसीलिए 10वां और आखिरी सूत्र है त्वरित विवाद निपटान का। त्वरित मतलब तेजी से। खासकर जो नए और तेजी से बदलते उद्योग हैं, जैसे टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी, उनसे जुड़े विवादों का निपटारा महीनों में होना चाहिए, सालों में नहीं। कितनी तेजी से? शायद 90 दिन जैसी कोई समय सीमा तय की जा सकती है, ताकि व्यापार में अनिश्चितता कम हो और नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके। एक मजबूत और तेज विवाद निपटान प्रणाली बहुत जरूरी है किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए। और इसमें डेटा गवर्नेंस भी शामिल है? हाँ, मैंने शायद गिनती में एक छोड़ दिया था, या इसे तकनीक वाले में ही मान सकते हैं, लेकिन डेटा का शासन, डेटा गवर्नेंस आज के दौर में बहुत अहम है। डेटा खुद एक कीमती व्यापारिक संपत्ति बन गया है। तो डेटा को लेकर क्या नियम हो? नियम ऐसे हो जो संतुलन बनाए। डेटा एक देश से दूसरे देश कैसे जाएगा, क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लोज, डेटा कहाँ स्टोर करना जरूरी होगा, डेटा लोकलाइजेशन, नागरिकों की निजता प्राइवेसी कैसे सुरक्षित रहेगी, इन सब पर स्पष्ट और पारदर्शी नियम होने चाहिए। और यहाँ भी पारस्परिकता का सिद्धांत लागू होना चाहिए। तो ये हैं वो 10 सूत्र: पारदर्शिता, सब्सिडी नियम, ओवर कैपेसिटी प्रबंधन, पारस्परिकता, समावेशन, तकनीक नियम, जलवायु छूट, SOE पारदर्शिता, त्वरित विवाद निपटान और डेटा शासन। हाँ, मोटे तौर पे यही मुख्य बिंदु है। ये एक तरह से नए जमाने के लिए व्यापार के नए नियम बनाने का प्रस्ताव है। ये तो वाकई एक बहुत व्यापक खाका लगता है। क्या ये मुमकिन है कि दुनिया के सभी देश इस पर सहमत हो जाएं? ये तो WTO को पूरी तरह बदलने जैसा लगता है। स्रोत भी मानते हैं कि ये आसान नहीं होगा। शायद सभी देश एक साथ इसके लिए तैयार ना हो। इसलिए वो ये भी स्पष्ट करते हैं कि ये शायद मौजूदा WTO को पूरी तरह बदलने का प्रस्ताव नहीं है, कम से कम शुरुआत में। तो फिर क्या है? ये एक तरह का उभरते उद्योगों का प्रोटोकॉल हो सकता है। प्रोटोकॉल मतलब एक अलग समझौता जो शायद WTO के दायरे में ही हो, लेकिन जिसमें शुरुआत में सिर्फ वही देश शामिल हों जो इन नए सिद्धांतों पर सहमत हों। एक तरह का कोलिशन ऑफ द विलिंग। हाँ, मतलब जो देश तैयार हैं वो मिलकर इसकी शुरुआत करें। हाँ, और फिर धीरे धीरे शायद और देश भी इसमें जुड़ते जाएं जब उन्हें इसके फायदे नजर आएं। ये WTO को एकदम से बदलने के बजाय उसे धीरे धीरे विकसित करने का एक तरीका हो सकता है। ये ज्यादा व्यवहारिक लगता है। हाँ, शायद। तो आज की इस काफी विस्तृत और गहरी बातचीत से एक बात तो बिल्कुल साफ है। क्या? कि दुनिया की अर्थव्यवस्था, ग्लोबल इकोनॉमी एक नए मोड़ पर खड़ी है, एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। हाँ, ये संक्रमण का दौर है। यहाँ अब राज्य निर्देशित पूंजीवाद, स्टेट डायरेक्टेड कैपिटलिज्म और औद्योगिक नीतियां केंद्र में आ गई हैं। वो अपवाद नहीं बल्कि नियम बनती जा रही हैं। बिल्कुल। चीन का मॉडल इसका एक बहुत शक्तिशाली और शायद सबसे प्रमुख उदाहरण है। उसने असाधारण सफलता तो हासिल की है, इसमें कोई शक नहीं। लाखों लोगों को गरीबी से निकाला है, देश को ताकतवर बनाया है। हाँ, उसकी उपलब्धियां अभूतपूर्व हैं। लेकिन साथ ही जैसा हमने देखा, उसने वैश्विक व्यापार प्रणाली के सामने नई और बहुत गंभीर चुनौतियां भी खड़ी कर दी हैं। बिल्कुल। खासकर ओवर कैपेसिटी की समस्या और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, फेयर कंपटीशन को लेकर जो सवाल उठे हैं वो बहुत बड़े हैं। तो ऐसा लगता है कि 20वीं सदी के जो नियम थे, जो मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड के आदर्शों पर बने थे, वो नियम अब इन नई हकीकतों, इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए काफी नहीं हैं, अपर्याप्त हैं। बिल्कुल सही कहा। भविष्य के लिए शायद हमें एक नई तरह की वैश्विक समझ, एक नई वैश्विक सहमति बनानी होगी। हाँ, एक नई सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है ग्लोबल ट्रेड के लिए। और ये नई सहमति किन मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए? जैसा कि उस 10 सूत्रीय चार्टर से भी झलकता है, ये पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, संतुलन, बैलेंस, सभी का समावेश, इंक्लूसिविटी और साझी जिम्मेदारी, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए। अब बहस सिर्फ
टैरिफ घटाने या बढ़ाने तक सीमित नहीं रह सकती, वो पुराने मुद्दे हो गए। हाँ, अब हमें उससे आगे जाना होगा। अब हमें उत्पादन क्षमता के प्रबंधन, कैपेसिटी मैनेजमेंट के बारे में सोचना होगा, डेटा के प्रवाह को कैसे नियमित किया जाए, डेटा गवर्नेंस, इस पर नियम बनाने होंगे, और विकास के फायदों को ज्यादा बराबरी से कैसे बांटा जाए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेवलपमेंट गेन्स, इसके तरीके खोजने होंगे। स्रोत हमें इस सवाल पर भी सोचने को मजबूर करते हैं कि क्या हम कोई ऐसी वैश्विक व्यवस्था, ऐसा ग्लोबल सिस्टम बना सकते हैं? कैसा सिस्टम? जहां अलग अलग देशों की अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं भी पूरी हों, मतलब हर देश तरक्की करना चाहता वो भी हो, और साथ ही साथ वैश्विक संतुलन भी बना रहे, मतलब किसी एक की महत्वाकांक्षा दूसरे के लिए तबाही ना बन जाए। हाँ, बिल्कुल यही। क्या ये संतुलन साधना मुमकिन है? ये $1 मिलियन सवाल है। शायद 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौती यही है। और दिलचस्प बात यह है कि शायद अब चुनौती कमी से लड़ना उतना नहीं है जितना प्रचुरता का सही प्रबंधन करना है, मैनेजिंग अबंडेंस। जैसा कि हमें ओवर कैपेसिटी के मामले में दिख रहा है, समस्या ज्यादा उत्पादन की है, कम उत्पादन की नहीं। ये तो बिल्कुल नया नजरिया है, स्केर्सिटी से अबंडेंस की चुनौती। हाँ, हमें सीखना होगा कि इस नई प्रचुरता को कैसे संभालें ताकि ये सबके लिए फायदेमंद हो, न कि सिर्फ कुछ के लिए। और शायद अंत में सबसे बड़ा सोचने लायक सवाल यही बचता है, जो फेयर बाय डिजाइन वाले विचार से निकलता है। क्या सवाल? क्या हम व्यापार में निष्पक्षता को, फेयरनेस को सिर्फ किस्मत या सहयोग पर छोड़ सकते हैं, या बाजार की अदृश्य शक्तियों पर? या फिर हमें उसे सोच समझकर, जानबूझकर अपनी व्यवस्था में, अपने नियमों में, अपनी संस्थाओं में डिजाइन करना होगा, बनाना होगा? कैन फेयरनेस बी इंजीनियर्ड? क्या निष्पक्षता को बनाया जा सकता है? हाँ, क्या हम ऐसी व्यवस्था डिजाइन कर सकते हैं जो स्वाभाविक रूप से ज्यादा निष्पक्ष हो? ये एक ऐसा विचार है जिस पर शायद हम सबको, नीति निर्माताओं को, बिजनेस लीडर्स को और आम नागरिकों को भी आगे सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, ये मंथन जारी रहना चाहिए।